हेलो स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ी सी जानकारी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में भी लेते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री होता क्या है, कैसे काम करता है। स्लाइडली इसका एक आउटलाइन डायग्राम भी बनाया हुआ है अगले वाले पृष्ठ पे। तो हम इसको देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली, कैसे काम करता है। इसमें केवल आउटलाइन डायग्राम है इसका इंस्ट्रूमेंट का। ब्लॉक एवं पर्सेल ने 1946 में स्वतंत्र रूप से यौगिकों के एनएमआर अध्ययन के लिए प्रायोगिक तकनीक विकसित की, जिसमें उपयुक्त उपकरण का उपयोग किया। ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में नाभिकीय संक्रमणों को दो प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है। नंबर 1, अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को स्थिर रखते हुए विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित किया जाए। दूसरा है विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति को स्थिर रखते हुए अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लघु परासों में बदला जाए। एनएमआर उपकरणों प्राय सेकंड टाइप का हम उपयोग किया जाता है। यानी क्या होता है इसमें कि हम जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो आवृत्ति है वो हम फिक्स रहते हैं। उसमें जो बाहर से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे 60 मेगाहर्ट्ज़ का है तो उसके लिए 60 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी फिक्स रख देंगे, लेकिन जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है 14,100 का उसको हम वेरी करेंगे। इसी तरह से अगर 100 मेगाहर्ट्ज़ का है तो उसमें हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा जिस पे काम करता है वो 23,500 वाला जो है उसको हम चेंज करेंगे। इसमें क्या होता है, इस हेतु यौगिक को 0.5 ml उस उपयुक्त प्रोटॉन रहित विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ड्यूटेटेड क्लोरोफॉर्म, हेक्साड्यूट्रोएसीटोन, हेक्साड्यूट्रो से डाईमेथिल सल्फर ऑक्साइड में घोल लिया जाता है। यानी कि उसमें प्रोटॉन विद्यमान नहीं, क्योंकि मेनली इसमें अध्ययन किसका कर रहे हैं, प्रोटॉन से। फिर उसमें टीएमएस जो हमारा क्या है टेट्रामेथिल साइलेन की थोड़ी मात्रा आंतरिक संदर्भ इंटरनल रेफरेंस के रूप में डाल दी जाती है। इस मिश्रण को 15 सेंटीमीटर लंबी और 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाली की ट्यूब, कांच की सैंपल ट्यूब में लेकर बहुत ही शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में रखा जाता है। किसी भी प्रकार की चुंबकीय विषम देशिकता को कम करने के लिए प्रतिदर्श नलिका को लगातार घुमाया जाता है। चुंबकों के मध्य अंतर में 60 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति जनरेटर से जुड़ी हुई एक कुंडली होती है जो यौगिकों के प्रोटॉन को चक्रण अभिविन्यास बदलने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रदान करती है। इसके लंबवत एक रिसीवर कुंडली होती है। जब यौगिकों द्वारा ऊर्जा का कोई अवशोषण होता है तब वो रिसीवर कुंडली के माध्यम से संकेत प्रवर्धित होता हुआ चार्ट पेपर पर शिखर के रूप में अंकित हो जाता है। इस प्रकार एक एनएमआर स्पेक्ट्रम में डेल्टा इज इक्वल टू 0 पर टीएमएस संकेत के अलावा विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों के द्वारा अलग अलग अवशोषण शिखर प्राप्त होते हैं। यह एनएमआर स्पेक्ट्रम अवशोषण एवं अनुप्रयुक्त क्षेत्र की प्रबलता के मध्य आलेख होता है। संकेतों अथवा अवशोषण शिखर की स्थिति से यह बात का ज्ञान होता है कि अणु में उपस्थित प्रोटॉन किस प्रकृति के हैं, अर्थात एरोमेटिक, एलिफेटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बेंजिलिक, एसिटिलीन, वाइनिलिक, हैलोजन से जुड़े हैं या किसी अन्य परमाणु अथवा समूह से जुड़े हुए हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम से अधिक परिरक्षित प्रोटॉन के अवशोषण संकेत दाईं ओर अर्थात टीएमएस संकेत शिखर की तरफ आते हैं, क्योंकि वी परिरक्षित प्रोटॉन की तुलना में धीमी गति से प्रोत्सर्जन होता है। ये हम डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का सरल आरेख हमने बना रखा है। ये दो मैग्नेट है, इन मैग्नेट के बीच में हमने कांच की ट्यूब रखी हुई है। कांच की ट्यूब में हमने जो एनएस दर्शा रहे हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की, जस्ट लाइक बी लाइक टीनी मैग्नेट। तो उनके जो उत्पन्न होने वाला जो मैग्नेटिक जो है फील्ड है उसकी डायरेक्शन है एन और एस और एस और एन। हमने देखा है कि पार्ट्स हमें H0 H0 है जो हमारी अप्लाइड फील्ड है। इसको हम जैसे अप्लाइड फील्ड को हम एन और एस से बना बड़े वाले एन और एस से बता रहे बाई चुंबक में। तो ये सैंपल ट्यूब हमने बात की है और इसके परपेंडिकुलर हम क्या दे रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन। हमने इनको दो ऊर्जा भागों में विभाजित किया है, अल्फा जिसको हमने +½ से बताया निम्न ऊर्जा वाला, और एक बीटा है जो -½ वाले से। जब ऊर्जा का अवशोषण होगा, दोनों की जब रिजोनेंस हो जाएगा, दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है और बाहर से मिलने वाला जो अप्लाइड
मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डिफरेंस जब सेम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, उस ऊर्जा का अवशोषण होगा। ऊर्जा का अवशोषण होगा तो क्या होगा, इनका जो चुंबक साउथ और नॉर्थ जिस दिशा में है, यानी नॉर्थ के सापेक्ष जो साउथ है और जो साउथ के सापेक्ष नॉर्थ है, वो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्थ के सापेक्ष नॉर्थ आ जाएगा, साउथ के सापेक्ष सापेक्ष है, यानी कि इसकी ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा बढ़ गई यानी कि जो ग्राउंड लेवल में थे कुछ नाभिक वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। फिर ये क्या आ जाएंगे, रेडियो आवृत्ति का हमने क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने उस रेडियो आवृत्ति को अवशोषित, हमारा रिसीवर है। फिर हम उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं तो हमें इस रूप में एक स्पेक्ट्रम मिलता है, इस तरह से जो आप ऊपर दिख रहा है। तो जब हम मान 60 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसरण गति प्रेरित करने के लिए अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना पड़ता है, अतः संकेत उच्च क्षेत्र की ओर प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यदि प्रोटॉन के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो, अर्थात प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र को और अधिक प्रबल करें तो प्रोटॉन पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। इस अवस्था में प्रोटॉन को विपरिरक्षित कहा जाता है। ऐसे विपरिरक्षित प्रोटॉन के एनएमआर संकेत अल्प प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा निम्न क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोटॉनों की रासायनिक स्थिति की सीमा ज्ञात होना आवश्यक है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण प्रोटॉन की रासायनिक स्थिति के मान सीमा दर्शाई गई है एनएमआर स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए। एक हमने एक जस्ट लाइक एक डायग्राम बना लिया मोटा मोटा, ताकि हम इससे एक आइडिया लग जाए कि डेल्टा जैसे हमने 0 बताया, अगर इसका क्या है, TMS है, टेट्रामेथिलसाइलेन है, और लास्ट में हमारा क्या है, कार्बोनिक एसीटोन है, जो कि 9 और 10 के बीच अवशोषण शो कर रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड है जो डेटा 7 और 8 के बीच में आपको अवशोषण शो कर रहा है। एसिड है तो वो लास्ट में आप 11 से 12 के बीच में है। इसी तरह से एल्किन से तो 5 से 6 के बीच में है। इसी तरह से आप देखो कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो कंपाउंड है, ये 3 से 4 के बीच में अवशोषण शो कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ और कंपाउंड है जो एसिटिलीन, सल्फो, डायमीन, बेंजील, इस तरह के जो कंपाउंड है आपको 2 से 3 के बीच में शो कर रहा है। और कुछ कंपाउंड जो जैसे एल्केन्स है वो आपको 0 से 1 के बीच में, जैसे ये साइक्लो एल्केन्स है वो आपको एक मोटे रेंज हमने बताई कि 0 से, ये जो वैल्यू सब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहते हैं डेल्टा की हो गया। जस्ट 10 माइनस कर दोगे तो वो किस में आ जाएगी, टॉ में आ जाएगी। तो ये हम एक मोटा हमने समझने के लिए कि ये अगर इस क्षेत्र में अवशोषण होता है तो कौन से वाले वो नाभिक होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 कौन है, विद्युत ऋणता अथवा प्रेरणिक प्रभाव, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के तहत कर सकते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक को जिसमें प्रोटॉन सहसंयोजक बंध द्वारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अथवा दूसरे परमाणुओं से बंधित है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूमते हुए छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। प्रोटॉन के निकट एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की उपस्थिति सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घनत्व अथवा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में कमी कर देती है। इसलिए अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से बंधे प्रोटॉन की चक्रण अवस्था परिवर्तन के तुलनात्मक रूप से कम प्रबलता के अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। ऐसे विपरिरक्षित प्रोटॉन के लिए एनएमआर संकेत निम्न क्षेत्र की ओर प्राप्त होंगे। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जैसे हम डेल्टा में हमने देखो TMS के सापेक्ष हमने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज की। क्या लिया हमने, आइडोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन, मेथेनॉल और फ्लोरोमेथेन। तो देखो अब TMS का 0 है, CH4 जो हाईएस्ट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो लोअर फील्ड की साइड है। निम्न क्षेत्र के संकेत किस तरह, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापन हो रहा है। पॉइंट देखो आप 0.23 से 2.16, 2.82, फिर 3.05, 3.40 और 4.36। इसी तरह से हम देखें कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ जाए, एक ही कार्बन से जैसे जुड़े हेलोजन अथवा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की संख्या बढ़ाने पर भाई रासायनिक स्थिति के मान में वृद्धि होगी। नेचुरल सी बात है, जब एक से बढ़ रहा है तो एक से ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जैसे मैं इस एग्जाम्पल से दिख ही रहा है, CH4 है, CH3Cl है, CH2Cl है और CHCl3 है। तो तुमने देखा कि ये 0.23 है,
फिर 3.0, फिर 5.28, फिर 7.25, यानी कि और लोअर फील्ड की तरफ अवशोषण हो रहा है, जिसको हम कहते हैं डी शील्डिंग है। इसी तरह से हम बात करें, इसी प्रकार प्रोटॉन और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य दूरी बढ़ती जाने पर भी परीक्षण प्रभाव कम होता है। नेचुरल सी बात है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर होगा तो नेचुरल उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, तो डेल्टा का मान उच्च क्षेत्र के विस्थापित हो जाता है। ये जैसे हमने एग्जांपल लिया CS2Br, CS2CS2Br और CS2CS2CS2Br। तो ए जो हमने मार्किंग कर रखी है, इसमें ए वाले प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे नज़दीक था सबसे ज़्यादा निम्न क्षेत्र की 3.30 बता रहा है। फिर जो उसके बाद वाला है तो 1.69 बता रहा है, और वो 1.25 बता रहा है। इसी तरह से संकरण हाइब्रिडाइजेशन भी इसको प्रभावित करता है। शुद्ध TMA संकृत कार्बन से जुड़े प्रोटॉन जैसे sp3 है, sp2 है या sp है, या हम कह रहे हैं कि इसमें एक एल्किल ग्रुप है, CH3, CS2, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है, साइक्लोएल्केन है, वो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तनावग्रस्त है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं तनावग्रस्त में 0 बता रखा है। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के भी, प्राइमरी सेकेंडरी में देखो 1 से 2 के बीच में 3 की ओर जा रहा है, परंतु 0 से 2 डेल्टा के क्षेत्र में वे प्रोटॉन संकेत नहीं देते जो विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन और असंतृप्त कार्बन परमाणु से बंधित sp3 कार्बन से जुड़े हैं। इनके लिए डेल्टा का मान 2 से अधिक होगा, यानी कि ज़्यादा ये डिशील्डेड होंगे। sp2 संकृत कार्बन में प्रतिशत एस गुण अधिक होता है, तो इसे sp3 कार्बन की तुलना से में अधिक विद्युत ऋणी जैसा बना देता है, अर्थात sp2 कार्बन बन के इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ अधिक मजबूती से बांधे रखता है, जिसके कारण प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। फलस्वरूप sp3 कार्बन से बंधित प्रोटॉन की तुलना में यहाँ कम परिरक्षण होता है, इसलिए एल्केनिलिक या वाइनिलिक हाइड्रोजन 4.5 to 5.9 डेल्टा, एरोमेटिक हाइड्रोजन 6.8 to 8.5 डेल्टा और एल्डिहाइडिक प्रोटॉन 9 to 10 डेल्टा आदि पर sp3 संकृत कार्बन की तुलना में निम्न क्षेत्र की ओर NMR संकेत देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें sp संकृत कार्बन से जुड़े प्रोटॉनों से अधिक S गुण के कारण मान अधिक होना चाहिए, जैसा कि एसिलिन हाइड्रोजन डेल्टा का मान वाइनिलिक प्रोटॉन से अधिक होना चाहिए, परंतु चुंबकीय विषमदेशिकता के कारण NMR संकेत 2 और से 3 के बीच में प्राप्त होता है। अब ये चुंबकीय विषमदेशिकता क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तीसरा जो कारक है वो इसमें प्रभावित भी करता है। व्हाट इज मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। विषमदेशिकता का तात्पर्य किसी अध्ययन के समय दिशा में परिवर्तन के साथ गुणों में अंतर होना है। अतः विषमदेशिकता गुणों के विभिन्न दिशाओं में अलग अलग मान होते हैं। कारण क्योंकि उपस्थित बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड युक्त जो कंपाउंड क्रियात्मक समूह है उसमें विषमदेशिकता गुण होता है। उदाहरण के लिए एल्किन, एल्काइन, कार्बोनिल यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। सबसे पहले हमने देखो एथिलीन के लिया, उसमें प्रोटॉन का परिरक्षण प्रभाव देखो। ये डायग्राम बना हुआ है, ये सर्कल बना रहे हैं, जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा बता रखी है, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहे हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन है। हमारा अप्लाइड फील्ड है, इन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उनकी डायरेक्शन बता रखी है। जो अप्लाइड है उसके जस्ट अपोजिट है। अब हम इसकी बात करते क्या है, द्विबंध और त्रिबंध दोनों में ही प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आणविक कक्ष के अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के प्रति बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। इसी कारण बहुबंध वाले यौगिकों का चुंबकीय रूप से विषमदेशिकता कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कम बंध से बंधे होते हैं और आसानी से ध्रुवित हो सकते हैं। अतः पाई बंध युक्त अणुओं में अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति के कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अणु के केंद्र में तो अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है, परंतु पाई इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्र से बाहर की तरफ प्रेरित और अनुप्रयुक्त चुंबकीय दिशा क्षेत्र की दिशा एक हो जाती है, जैसा नीचे चित्र में एथिलीन और एसिटिलीन के लिए दर्शाया गया है। एथेन में 0.96 डेल्टा है, जबकि एथिलीन में क्या हो गया 5.84। तो समझ में आ गया कि 5.84 क्यों हुआ, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंडेड है, वो जब घूर्णन करें तो उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो सिग्मा द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है उन दोनों उसके विपरीत होता है। और ये
पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन से लूज है प्लस उनकी दिशा क्या है, जो अप्लाइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में होने की वजह से ये 5.84। अब हम एसिटिलीन की बात करें तो क्या आ रहा है 2.88। अब यहाँ आपके मन में आ सकता है एसिटिलीन में 2 डबल बॉन्ड होंगे तो इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से 2.88 डेल्टा पर NMR संकेत देती है। इसको हम क्या कहते हैं, विषम, इसको चुंबकीय विषम देशिकता के आधार पर ही समझाया जा सकता है। उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि द्विबंध से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की ओर प्रेरित और अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो जाने से प्रोटॉन विपरिरक्षित या डिशील्डेड हो जाते हैं और NMR स्पेक्ट्रम एथेन की तुलना में निम्न क्षेत्र में अवशोषण संकेत देते हैं। एसिटिलीन एक रेखीय अणु, जब त्रिबंध की अक्ष के समानांतर अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन अक्ष के चारों ओर घूमते हुए एक छोटा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जैसा कि चित्र में नीचे दिखाया गया, जिसको हमने 1.42 से मार्क किया है। जिस क्षेत्र में प्रोटॉन स्थित है वहाँ प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की एक दूसरे के विपरीत है। अतः एसिटिलीनिक हाइड्रोजन भी परिरक्षित हो जाते हैं। आशा के विपरीत उच्च क्षेत्र 1.5 to 3 पॉइंट अवशोषण संकेत देते हैं। हमने देखो एसिटिलीन के प्रोटॉन पर परिरक्षण प्रभाव का एक 1.A बनाया, एक हमने B बनाया। इन दोनों को देखो एक अलग अलग डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने इसको पुष्टि की क्योंकि 2 इसमें डबल बॉन्ड है, एक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इससे क्या कहा कि उसके अप्लाइड किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। तो हमने क्या कहा, इसको विषम देशिकता। द्विबंध में परिरक्षण और विपरीक्षण प्रभाव त्रिबंध की तुलना में दुर्बल होते हैं, इसी वजह से इनका मान कम होता है। कार्बोनिल यौगिकों का NMR स्पेक्ट्रम कार्बोनिल समूह के प्रबल ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव द्विबंध की चुंबकीय विषम देशिकता द्वारा प्रभावित होता है। इससे नीचे चित्र सारा हमने दर्शा रखा 1.5। ये दोनों प्रभाव एल्डिहाइड प्रोटॉन को विपरिरक्षित करते हैं। परिणाम तो ये अत्यधिक डेल्टा 9.4 से 10 के बीच में अवशोषण संकेत देते हैं। देखो हमने 2 डायग्राम बना रखे हैं, अप्लाइड फील्ड जिसको हमने बता रखा है, ऊपर की ओर एरो है, इनसे उत्पन्न वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है। हमने 2 अलग अलग डायग्राम किया, एक तो जो ब्लैक डार्क कलर में है वो कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का गुणन, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा और हमारे अप्लाइड फील्ड की दिशा क्या है, एक ही समान है। दूसरा क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में या क्या विद्युत ऋणताओं के बीच में अंतर भी है। तो दोनों फैक्टर काम आ गए, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी आ गया और चुंबकीय विषम देशिकता भी आ गया। इस वजह से इनका मान और हाई लोअर साइड में जा रहा है, लो फील्ड की ओर जा रहा है। तो 9.4 से 10 का मान अवशोषण कर रहा है। कीटोन में प्रोटॉन का विपरिरक्षण केवल ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव द्वारा होता है, क्योंकि कीटोन के प्रोटॉन एल्डिहाइड प्रोटॉन की तुलना में परिरक्षण क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इन प्रोटॉन का अवशोषण संकेत उच्च क्षेत्र डेल्टा इन 1.9 से 2 क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। एरोमेटिक यौगिक में प्रबल चुंबकीय विषम देशिकता दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन वलय के चारों तरफ बेलनाकार रूप में उपस्थित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परिसंचरित होकर सर्कुलेट होकर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो वलय के केंद्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत तथा वलय के बाहर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करने वाला होता है। अतः प्रोटॉन वे जो वलय के हैं विपरीक्षित हो जाते हैं एवं डेल्टा 6.9 क्षेत्र में अवशोषण संकेत देते हैं। बेंजीन डेल्टा 7.37 पर संकेत देती है। ये हमने बहुत अच्छे से डायग्राम से इसको शो कर रखा है। अप्लाइड फील्ड है, वलय के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, सर्कुलेट होकर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, और जो उनके जो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और अप्लाइड फील्ड की दिशा एक समान है, इसलिए हायरली डीशील्डेड हो जाते हैं। परंतु एरोमेटिक यौगिकों में प्रोटॉन की स्थिति यदि वलय के ऊपर या नीचे अर्थात परिरक्षण क्षेत्र में हो तो डेल्टा का मान कम प्राप्त हो। उदाहरण के लिए पी साइक्लोफेन और 18 एन्युलिन हमने, यानी कि इसमें 2 तरह के, एक तो वलय के अंदर है, एक वलय के बाहर। एक एन्युलिन लिया हमने डेल्टा, एक 1.9 -1.9 है, वो 8.8 है। तो कौन, वलय के अंदर वाले प्रोटॉन हाईली शील्डेड, वलय के बाहर वाले प्रोटॉन हाईली डिशील्डेड। इसी तरह साइक्लोफेन हमने एग्जाम्पल लिया, डेल्टा का मान 0.3। पैरासाइक्लोफेन में केंद्रीय CH2 प्रोटॉन वलय के ऊपर स्थित होते हैं, अतः ये प्रोटॉन उच्च क्षेत्र हायर फील्ड डेल्टा
0.3 संकेत यानी हाईली शील्डेड। एन्युल 18 एन्युलिन में वलय के बाहर वाले प्रोटॉन विपरीक्षण के कारण निम्न क्षेत्र डेल्टा 8 का अवशोषण संकेत है, जबकि वलय के अंदर स्थित 6 प्रोटॉन परिरक्षण क्षेत्र में आते हैं, वो उच्च क्षेत्र डेल्टा -1.9 पे संकेत देते हैं। लास्ट वन जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। यह पाया जाता है कि किसी यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु यदि हाइड्रोजन बंध से बंधित है तो स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन बंध रहित प्रोटॉन की तुलना में निम्न क्षेत्र पर अवशोषण संकेत देता है। चूंकि हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा रहता है, जो इस हाइड्रोजन परमाणु के निकट इलेक्ट्रॉन घनत्व कमी में कर देता है। फलस्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम परिरक्षण तथा विपरीक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद अर्थात अवशोषण शिखर निम्न क्षेत्र में ही होगा। हाइड्रोजन बंध की प्रबलता अधिक होने पर डेल्टा का मान निम्न क्षेत्र में और अधिक होगा। एनएमआर स्पेक्ट्रम के द्वारा अंतर आणविक और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध में अंतर किया जा सकता है। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन करने के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के अवशोषण संकेत में विस्थापन होता है, जबकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण प्राप्त अवशोषण संकेत अप्रभावित रहते हैं। यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है। तो हम कंसंट्रेशन चेंज करके भी पता कर सकते हैं कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। फिनोल में एनएमआर संकेत डेल्टा 4 से 7 ppm में पाए जाते हैं, परंतु फिनोल की सांद्रता कम करने अथवा विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड सांद्रता बढ़ाने और फिनोलिक OH प्रोटॉन का एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। ठीक है, जैसे इसी तरह सैलिसिलिक अम्ल में फिनोल OH प्रोटॉन का एनएमआर संकेत डेल्टा 10.4 पर प्राप्त होता है। यह प्रोटॉन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से बंधित होने के कारण सांद्रता में परिवर्तन करने पर एनएमआर स्पेक्ट्रम में के संकेत में कोई विस्थापन नहीं दर्शाएगा। यानी कि सैलिसिलिक एसिड में तो क्या है, इंट्रामोलिकुलर है, फिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनोल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो अनुनाद द्वारा पुनः अधिक स्थायित्व प्राप्त करता है। इस कारण अधिक विपरिरक्षण होता है। ऐसे प्रोटॉन एनएमआर अवशोषण संकेत में डेल्टा 10.5 to 12 पर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में मिली प्रोटॉन एनएमआर संकेत डेल्टा 10 से 12 पर मिलता है। एक डाई कीटोन जैसे एसिटिल निम्न कीटोइनोल समानता प्रदर्शित कर हमने 2 कीटो और इनोल की बता रखी है। इसमें हमने मार्किंग करी कि जैसे इनोलिक फॉर्म में अलग अलग प्रोटॉन्स A, B, C और D। तो एसिटिलिक एसीटोन के इनोलिक रूप में विभिन्न प्रोटॉन A क्या 1.98, B 14.9, C 5.5, D 1.9 पर एनएमआर संकेत देते हैं। जैसा B प्रोटॉन हाइड्रोजन बंध के कारण विपरिरक्षित डी शील्डेड होकर डेल्टा कितने पर 14.9 पर अवशोषण देता है। हमने नीचे एक टेबल भी बना रखी है कि जिसमें अलग अलग कंपाउंड के द्वारा किस क्षेत्र में अवशोषण होता है, उसको हमने शुरू में भी देखा था। वो वही टेबल है कि यौगिक है, जैसे एसिड है, फिनॉल एसिड है तो डेल्टा के क्षेत्र में 10.5 to 12 होगा, फिनॉल है तो 4 से 7 के बीच में होगा। आगे हम बात करेंगे कुछ और इसी संदर्भ में कि कैसे इसकी व्याख्या की जाती है एनएमआर स्पेक्ट्रा की। थैंक यू।